Okay, this is our last topic of solution chapter, and that is Van 't Hoff factor. Most important topic. Van 't Hoff factor. सबसे important topic है Van 't Hoff factor. It is introduced only in case of electrolyte. ये कब introduce करते हैं? जब भी कोई solute electrolyte के form में होगा. Introduced when solute is in electrolyte form. सॉल्यूट किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म, जैसे NaCl, CaCl2, AlCl3, इस टाइप से इलेक्ट्रोलाइट है, इस टाइप से सॉल्यूट अगर होगा तो ये फैक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे. क्लियर? तभी देन दिस फैक्टर इज इंट्रोड्यूस. तो इसमें वेंट फैक्टर आई से डिनोट करते हैं. जैसे अगर मैं NaCl लेता हूँ, सपोज, ध्यान देना तेरा इंपॉर्टेंट चीज़ है. NaCl है, अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस तरीके से Na++C नेगेटिव में, कितने आयंस मिल रहे हैं? 2 आयंस मिल रहे हैं. तो आई की वैल्यू इसमें 2 होगी अगर ये 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो अगर ये 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आई की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी. आई का फॉर्मूला होता है एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, actual number of particles by initial particles. initial particles ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है इसका. दूसरा आई का फॉर्मूला है, नोट कर लेना, याद कर लेना अभी. दूसरा फॉर्मूला है इसका कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास. कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास. और तीसरा फॉर्मूला है इसका ऑब्जर्व्ड, ध्यान देना, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ये 3 फॉर्मुलेज हैं, तीनों यूज होते हैं. ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेटेड या थियोरेटिकल, बाय ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, सॉरी, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास. कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास. ध्यान रखना से कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास. तो इसमें जब मैंने बोला 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो आई की वैल्यू कितनी होगी इसकी? 2. इसका वेंट फैक्टर कितना होगा? 2. एक आयन, 2 आयन, 2 आयन मिल रहे हैं ना. और अगर मान लीजिए इसका 100% डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो आई की वैल्यू 2 है. अगर इसका 50% डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो 50% डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आई की वैल्यू 1 नहीं होगी. इस केस में भी आई की वैल्यू कितनी होगी? आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें भी? आई विल बी इक्वल टू 1.5. ये कैसे आएगा? आई कितना आएगा? 1.5. कैसे आएगा ये? देखो 1 था, 0 0. ध्यान देना तो कैसे करना है. अब 50% इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. अगर इसका 50% डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो 1 में से कितना जाएगा? अल्फा बनेगा, अल्फा अल्फा. ध्यान देना इधर, अल्फा गया, अल्फा बना, अल्फा बना. तो आई आएगा यहाँ से एक्चुअल क्या है? एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बाय इनिशियल पार्टिकल्स कितने हैं? 1. तो ये आ गया 1 माइनस अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 प्लस अल्फा बाय 1. क्लियर? 1 प्लस अल्फा बाय 1 यानी 1 प्लस 0.5 यानी 1.5 वैल्यू होगी. 1 क्यों नहीं आया 50% पे? क्योंकि ये भी तो 0.5 बचेगा. तो आंसर क्या आएगा? 1.5. क्लियर? 1.5 विल बी द वैल्यू ऑफ आई. तो NaCl के लिए आई की वैल्यू कितनी है? 2 है अगर ये 100% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. लेकिन अगर ये 50% या 60% डिस्ट्रीब्यूट होता तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा आता तब भी. तो 1 प्लस अल्फा तो 1.6 वैल्यू आती है. 70% डिस्ट्रीब्यूट होता तो 1.7 वैल्यू आती है. ध्यान रखना, जिसकी आई की वैल्यू 2 है, अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है तो उसकी आई की वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम आएगी. 1.9 आती है, 1.8 आती है, 1.95 आती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. तो दिमाग में रखना न्यूमेरिकल करते समय कि इसका आंसर जो आई का आएगा 1.9, 1.92, 1.85 ऐसे ही आएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. आई की वैल्यू क्लोज टू 1 क्लोज टू 2 आएगी, क्लोज टू 2 आएगी. वैसे अगर मैं इसका एन फैक्टर पूछूं तो कितना होगा? इसका एन फैक्टर कितना है? इसका एन फैक्टर कितना होगा? 1. एक पॉजिटिव चार्ज है ना, एन फैक्टर 1, टोटल पॉजिटिव चार्ज 1. एन फैक्टर्स का 1 है, वेंट फैक्टर्स का 2 है. एन फैक्टर 1 और वेंट फैक्टर 2. अगर मैं कहूँ इसमें इसका ऑब्जर्व मास कितना होगा NaCl का, व्हाट इज द ऑब्जर्व मास ऑफ NaCl, तो हम लिखेंगे आई इज टू MC/MO. आई की वैल्यू कितनी है? 2 है इसकी 100% डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. कैलकुलेटेड मास इसका कितना होता है? 35.5 प्लस 23, 58.5 डिवाइड बाय ऑब्जर्व मास निकालना है हमें. तो इम्प्लाइज ऑब्जर्व मास कितना आ जाएगा यहाँ से? 58.5 डिवाइड बाय 2. क्लियर? दिस विल बी इट्स ऑब्जर्व्ड मास. क्लियर? दिस विल बी इट्स ऑब्जर्व्ड मास. तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर आधा हो गया. जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मास आधा हो जाएगा. डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मास आधा होगा. मैंने 1 डाला मोल डाला 1, एक्चुअल में 1 डाल रहा है मोल की 2 मोल, 2 मोल डाले, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ जाते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे. समझ रहे कि नहीं?
तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बढ़ जाएंगे। तो यानी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो भी बढ़ जाती है, ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं तो ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और मोलर मास जो है वो कम हो जाता है। लेकिन अब जैसे CaCl2 आया, CaCl2 आया तो आई की वैल्यू कितनी होगी इसकी, 3 दिख रहा है ना यहाँ पे, 1 और 2 3 मोल है, आई की वैल्यू 3 होगी। लेकिन अगर मान लो इसका डिस्ट्रीब्यूशन 60% हुआ तो 1 में से अल्फा जाएगा, बनेगा कितना, अल्फा 2 अल्फा, ये बनेगा ना 1 2 अल्फा 2 अल्फा, तो आई क्या आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय इनिशियल पार्टिकल्स कितने थे, 1 थे, 0 0 था ना स्टार्टिंग में, 1 0 0, 1 में से अल्फा गया, अल्फा 2 अल्फा बनेगा। तो आई कितना आ गया 1 प्लस 2 अल्फा, 1 पर अगर 100% होगा तो अल्फा को 1 ले लेना, आ गया ना आई 3। और अगर मैं कहूँ 60% तो आई को लेंगे, अल्फा को लेंगे 0.6, 60%। ध्यान रखना अल्फा यहाँ पे डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और आई क्या है वेंटर फैक्टर। तो 60% था तो 0.6 लेंगे, 0.6 इंटू 2 1.2 प्लस 1 2.2, 60% डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 से थ्री से कम आएगी, 60% था तो 2.2 आई वैल्यू। बात समझ में कि नहीं है। तो ये ध्यान रखना आई की वैल्यू कैसे निकालनी है इस तरीके से। AlCl3 अगर है, AlCl3 तो आई की वैल्यू कितनी होगी 4, AlCl3 Al3 प्लस 3Cl नेगेटिव, तो आई की वैल्यू कितनी होगी इसकी, 1 में से अल्फा जाएगा, अल्फा बनेगा 3 अल्फा बनेगा, तो आई कितना आ गया से 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा, तो 1 प्लस 3 अल्फा आ गया। अब अगर 100% अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो अल्फा 1 लेंगे, 100% डिस्ट्रीब्यूशन पे अल्फा 1 लेंगे, और 50% है मान लो डिस्ट्रीब्यूशन इसका तो अल्फा होगा 0.5 इंटू 3 1.5 प्लस 1 2.5। वैसे इसकी वैल्यू 4 है, अभी वैल्यू कितनी आ गई 2.5 इन केस ऑफ 50% डिसोसिएशन। समझिए बात की नहीं, आई कैसे निकालना है, तो इस तरह से आई निकालना है। सपोज अगर इसके अलावा एग्जांपल है से कॉपर फेरोसाइनाइड, पीछे पढ़ा था ना कॉपर फेरोसाइनाइड, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है इसकी, नॉन एक्वस मीडियम में इसको यूज नहीं करते, कॉपर फेरोसाइनाइड, ये टूटेगा, ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट ये कभी ब्रेक नहीं करता, ये पार्ट कभी ब्रेक नहीं करेगा, क्लियर, दिस पार्ट डज नॉट ब्रेक। तो सपोज ये टूट रहा है अगर इस तरीके से 2Cu प्लस FeCN6 2 नेगेटिव, एक्चुअल में ये Cu2 प्लस में टूटेगा, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, 4 माइनस, सही ना। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी 1 थी, वैसे भी आई की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 1 3, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट कभी नहीं टूटेगा। आई की वैल्यू कितनी है 3, अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन 50% है तो 2 अल्फा बनेगा, ये अल्फा बनेगा, तो आई कितना आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 प्लस 2 अल्फा, 50% है तो आई 0.5 लेंगे, 0.5 इंटू 2 1 प्लस 1 2, समझ आया कि नहीं है। इस तरह से हम आई की वैल्यू निकालते हैं, इस तरह से क्या निकालेंगे आई की वैल्यू, लाइक दिस आई इज कैलकुलेटेड, इस तरह से आई निकालेंगे डिसोसिएशन के केस में। डिसोसिएशन में आई क्या है हमेशा ग्रेटर देन 1, डिसोसिएशन में आई क्या है हमेशा ग्रेटर देन 1। बहुत सारे एग्जांपल इसके अच्छे अच्छे एग्जांपल होते हैं, जैसे अगर मैं KI3 ले लूँ, अब इसमें सोचेंगे आई की वैल्यू कितनी होगी KI3, ये कैसे टूटेगा K प्लस I3 नेगेटिव, यहाँ पे गलती मत करना कि यहाँ पे लिख दिया K3 प्लस 3I नेगेटिव, ये गलत हो जाएगा, K पे 3 प्लस चार्ज कभी नहीं होता, ये गलत है बिल्कुल। K प्लस I3 नेगेटिव ये एग्जिस्ट करता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल का कंसेप्ट है, बाद में पढ़ेंगे उसको, कि ये ऐसे टूटेगा। अब आई की वैल्यू कितनी है 2, इट्स आई वैल्यू इज 2, अगर इसका 50% डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अल्फा जाएगा, बनेगा कितना अल्फा अल्फा, तो आई कितना आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 1 आएगा, उसको नहीं लिख रहा मैं, 1 प्लस अल्फा कितना आ जाएगा 50% डिस्ट्रीब्यूशन है तो अल्फा होगा 0.5 1.5 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें आई की वैल्यू निकालने आनी चाहिए, Hg2Cl2 Hg2NO3 होल ट्वाइस, इस टाइप के कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आई की वैल्यू निकालने आनी चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन के केस में देख लिया हमने आई कैसे निकालते हैं, क्लियर, दिस वाज इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं कहूँ एसोसिएशन, जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, अगर मैं इसको बेंजीन में डाल दूं यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालूं, ध्यान से सुनना, लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर मैं एसिटिक एसिड को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालूं जैसे बेंजीन के अंदर, तो ये एसोसिएट कर जाता है, ये बन जाता है इसमें CH3COOH होल ट्वाइस, यानी 2 मॉलिक्यूल डाले थे बन गया 1, तो अमाउंट क्या हो गया कम हो गया, 2 मॉलिक्यूल डाले थे बन गया कितना 1, डायमर बन गया ना बेंजीन के अंदर। इस तरह से डायमर पढ़ा भी हुआ है 11th क्लास में। ये है एसिटिक एसिड, दूसरा मॉलिक्यूल आया एसिटिक एसिड का, इसका OH ऊपर लिखेंगे ताकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सके,
तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एसोसिएट हो जाता है। डाइमर बन गया कि नहीं? ये क्या बन गया? डाइमर। तो अब इसमें आई कितना होगा? 2 से 1 बन गया, तो आई कितना आएगा? हाफ आएगा। कैसे आया? 1 था, 0 होगा, 1 में से अल्फा जाएगा, बनेगा कितना? अल्फा बाय 2। 2 से 1 बन रहा है ना, तो अल्फा से कितना बनेगा? अल्फा बाय 2। अल्फा जाएगा तो कितना बनेगा? अल्फा बाय 2। तो आई कितना आया यहाँ से? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 बाय 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? 2 माइनस अल्फा बाय 2, 2 माइनस अल्फा बाय 2। अगर 100% है, अगर 100% है तो अल्फा होगा 1, 2 माइनस 1 1, 1 बाय 2 आ गई ना हाफ वैल्यू। तो डायरेक्ट दिख भी रहा है, 2 से 1 बन रहा है तो डाइमराइजेशन के केस में आई की वैल्यू हाफ। डाइमर बन रहा है तो आई की वैल्यू हाफ। ध्यान रखना, एसोसिएशन कब होता है? एसोसिएशन कब होगा? इन केस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा? एसोसिएशन। सही ना? नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा? एसोसिएशन। अगर पोलर सॉल्वेंट होता, जैसे पानी होता, पानी होता तो डिसोसिएट करता ये। अगर पानी में डालते एसिटिक एसिड को, इन केस ऑफ वाटर इट वुड हैव बीन डिसोसिएटेड, ये टूटेगा। अब ये तो बहुत वीक अल्कलॉइड होता है, 1 था, 0 0 होगा। मान लिया मैंने इसमें से अल्फा गया, अल्फा गया तो कितना बन जाएगा? अल्फा अल्फा। अब मान लिया इसका 2% डिसोसिएशन हुआ है, ऐसी डिसोसिएशन होता है इसका 2%, 3%, 5% से कम ही होता है। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो कितना आ गया? 1 प्लस अल्फा। 2% है यानी 0.02, तो आंसर आ गया 1.02। तो वीक अल्कलॉइड है तो आंसर 2 नहीं आएगा इसका, 2 मत सोचना NaCl की तरह, इसमें 1.02 के आसपास आएगा। ये कहाँ हुआ है? एक्वस सॉल्यूशन में, पानी के अंदर। और ये कहाँ हुआ? नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन के अंदर। ये एसोसिएशन हो गया। डाइमर बना तो क्या हुआ? वैल्यू क्या आई? हाफ। डाइमर में हाफ आई की वैल्यू, वेंटा वेक्टर हाफ आया। ट्राइमर बनता तो आई की वैल्यू 1/3। टेट्रामर बनता तो आई की वैल्यू 1/4। पेंटामर बनता तो 1/5। इस तरीके से, सही ना? हम डाइमर ही पढ़ेंगे, डाइमराइजेशन ही आता है। इन केस ऑफ टेट्रामराइजेशन आई जो है वो 1/4 हो जाता। इन केस ऑफ टेट्रामराइजेशन आई कितना हो जाता? 1/4। तो आई निकालना आ गया यहाँ पे। अब इसमें अगर मैं कहूँ ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? आई क्या होता है? MC/mO। ऑब्जर्व्ड मास वो दिख ही रहा है हमें, ऑब्जर्व्ड मास कितना है? डाइमर बन गया था, 120 आएगा, 60 होता है इसका मास। तो आई हाफ है, कैलकुलेटेड मास इसका 60 है, बाय MO। तो MO कितना आ जाएगा यहाँ से? नॉन पोलर सॉल्वेंट में एसोसिएशन तो 120 आ जाएगा। मास कितना आ जाएगा? 120। तो एसोसिएशन में क्या होगा? अगर ये ट्राइमर होता, 3 से 1 बनता, तो यहाँ क्या आता? अल्फा बाय 3। 4 से 1 होता तो क्या बनता? अल्फा बाय 4। तो ये जो मास इसका 60 होना चाहिए, आ रहा है कितना? 120। इसे बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ये कब आता है? जब डिसोसिएशन हो तो आधा मास आ रहा था, आई की वैल्यू अगर 2 है तो, और एसोसिएशन हो तो मास क्या? डबल भी आएगा, ट्रिपल भी आएगा, इस तरीके से। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ये पूछते हैं व्हेन ए कंपाउंड, जब कोई कंपाउंड डेविएट करेगा फ्रॉम इट्स नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, व्हेन ए कंपाउंड डेविएट्स फ्रॉम इट्स कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, then it is said to be abnormal, then it is said to be abnormal। तब इसे बोलते हैं abnormal molecular mass। क्लियर? when a compound deviates from its normal molecular mass, then it is said to be abnormal। mass of acetic acid in benzene comes out to be double। abnormal हो गया 60 से 120। NaCl का मास क्या आएगा? 58.5 का, उसका हाफ, क्योंकि वो डिसोसिएट कर जाता है, इसलिए। समझे कि नहीं? तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है। और इसका कॉज क्या होगा? इसका कॉज पूछते हैं। कॉज क्या है इसका? बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन, व्हेन ए कंपाउंड अंडरगोज डिसोसिएशन, डिसोसिएशन होगा तो होगा एबनॉर्मलिटी। बी एसोसिएशन होगा तब होगी एबनॉर्मलिटी। और तीसरा हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगी तब आएगी एबनॉर्मलिटी। हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगी तो एबनॉर्मलिटी आएगी। व्हेन कंपाउंड अंडरगोज डिसोसिएशन, और व्हेन कंपाउंड अंडरगोज एसोसिएशन, और व्हेन सॉल्यूशन इज हाईली कंसंट्रेटेड। क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कब वैलिड थी? ओनली इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही वैलिड थी वो प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट अब क्या है? अब जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कोई एक पार्टिकल है ए, वो टूट रहा है n पार्टिकल्स में। कितने पार्टिकल्स में? n पार्टिकल्स में टूट गया। जैसे कितने n आयंस मिल गए,
NaCl है 2 ही में टूटा था तो 2 अल्फा आ रहा था, अल्फा अल्फा। CaCl2 है 3 में टूटा था, Ca2 प्लस प्लस 2Cl नेगेटिव, 3 अल्फा आया था। तो 1 था, 0 होगा, अल्फा जाएगा, बनेगा कितना, n अल्फा, सही ना। तो आई कितना हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, इनिशियल पार्टिकल्स 1, तो ये आ गया अल्फा, क्या आ जाएगा यहाँ से i माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1, ये है ना अल्फा, क्या आएगा i माइनस, इसको अल्फा और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा i n माइनस 1 आ जाएगा, ये अल्फा कॉमन लेंगे, i माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1 ये आ जाएगा। और i को हम इसके अंदर mc बाय mo भी रख सकते हैं, सही ना। i को क्या रख सकते हैं mc बाय mo, ये ध्यान रखना चाहिए। और n क्या है, ये वर्ड ध्यान रखना, n क्या है, जो प्रोडक्ट के आयंस है, जितने आयंस है 10 आयंस है तो 10 अल्फा, 5 आयंस है तो 5 अल्फा, जितने आयंस मिलेंगे वो है। अब नेक्स्ट नोट करना यहीं पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या हुआ था, जैसे एसिटिक एसिड का मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे Na पार्टिकल्स हैं वो एसोसिएट होकर नॉन पोलर सॉलिड में AN बना रहे हैं, 1 था, 0 होगा, अल्फा जाएगा, बनेगा कितना, अल्फा बाय n, यही था ना। एसिटिक एसिड लिया था मैंने, जैसे ट्वाइस ऑफ एसिटिक एसिड लिया, क्या बन गया, या एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सिंपल सा 2A है, एसोसिएटेड हो गया, बन गया A2, 1 में से अल्फा जाएगा, बनेगा कितना, अल्फा बाय 2, 2 से 1 बना अल्फा बाय 2, 3 से 1 बना अल्फा बाय 3, 4 से 1 बना अल्फा बाय 4, तो n से 1 बनेगा तो अल्फा बाय n, आई क्या आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, आई कितना आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, क्लियर हो गई बात करेंगे। तो आई को mc बाय mo भी लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना चीज का, इस तरीके से न्यूमेरिकल्स करने हैं। n बस पता होना चाहिए कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हुए हैं, n क्या है, कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हुए हैं, तो ये ध्यान रखना इस चीज का। आई क्या है डिसोसिएशन के केस में, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, ये याद रख लेना इस चीज को, इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, n क्या है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिले हैं, आयंस मिले हैं। और एसोसिएशन के केस में, इन केस ऑफ एसोसिएशन आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, इसमें क्या किया मल्टीप्लाई, इसमें क्या किया n से डिवाइड, जितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हुए। तो ये ध्यान रखना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को, डायरेक्ट भी कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को, जैसे NaCl है तो आई को n को क्या पुट कर देंगे 2, 2 आयंस मिलेंगे, CaCl2 है तो n को क्या पुट कर देंगे 3, AlCl3 है तो n को क्या पुट कर देंगे 4, समझ आएगा कि नहीं। डायमर बनेगा तो अल्फा, ये n क्या होगा हमेशा 2, ट्राइमर बनेगा तो n क्या होगा 3। तो इस तरह से नॉन पोलर सॉलिड में एसोसिएशन, पोलर सॉलिड में डिसोसिएशन, ये डेरिवेशंस हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट अब जो फॉर्मूले चेंज होंगे वो मैंने पहले भी बताया, वो एक बार जो क्वालिटी प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, जैसे P0 माइनस PS अपॉन B0, सोल्यूट क्या है इलेक्ट्रोलाइट, तो IX सोल्यूट आ जाएगा। और ध्यान रखना इसमें IN2 बाई N1 प्लस, यहाँ मत भूल जाना I, यहाँ पे भी I आएगा क्योंकि ये भी सोल्यूट है, ये भी सोल्यूट है। पहला फॉर्मूले में चेंज आ गया, दूसरा फॉर्मूला P=CRT था, अब क्या बन जाएगा सोल्यूट के आगे I लग जाएगा, ICRT। डेल्टा T भी KBM था, उसके आगे क्या लग जाएगा IKBM। ये पूरा फॉर्मूला है, वो मत यूज करना पीछे फॉर्मूले। अगर ग्लूकोज है, यूरिया है, सुक्रोज है तो आई को 1 ले लेना बस। आइडियल सोल्यूशन में आई की वैल्यू क्या है 1। डेल्टा TF है तो आई आ जाएगा KFM। ये चारों फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा इस तरीके से। डेल्टा जहां पे भी सोल्यूट है उसके मोल्स के आगे क्या लगा देंगे आई, सही ना, उसके मोल्स के आगे क्या लग जाएगा आई लग जाएगा। तो नेक्स्ट अब है इसके अंदर, जैसे अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ डिसोसिएशन, in case of dissociation, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे क्या फर्क पड़ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएशन बढ़ रहे हैं ना, इंक्रीजेस। NaCl था तो 2 आ गए थे, एक मोल लिया लेकिन 2 मोल बन गए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या कर रही है इंक्रीज करेगी, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। लेकिन मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा था कम, आधा हो रहा था ना NaCl का मॉलिक्यूलर मास, डिक्रीज कर जाएगा, ये डिक्रीज कर जाएगा। और वैल्यू ऑफ आई क्या करेगी ग्रेटर देन 1, आई की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 1, आई विल बी ग्रेटर देन 1, मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज कर गया। और इन केस ऑफ एसोसिएशन क्या होगा, एसोसिएशन डिक्रीज, एसोसिएशन में क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स, 2 हमने डाले एसिटिक एसिड बन गया 1 तो डिक्रीज कर गए, नंबर ऑफ मोल्स क्या कर जाएंगे डिक्रीज कर जाएंगे। 2 डाले थे 1, ट्राइमर होगा तो 3 डाले थे 1, तो क्वालिटी प्रॉपर्टी भी क्या कर जाएगी डिक्रीज कर जाएगी। मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा डबल हुआ तो डबल हो जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर जाएगा। और आई क्या होगा लेस देन 1। और ये भी एक याद रख लेना डिसोसिएशन के केस में आई क्या होगा, दोबारा लिख रहा हूँ मैं ये 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। एसोसिएशन के केस में आई क्या होगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n।
तो ये ध्यान रखना, एन क्या है, इधर और इधर जितने आयंस मिले वो एन है। NaCl में 2 है, CaCl2 में 3 है, AlCl3 में 4 है, और ये 2 से 1 बना तो एन की वैल्यू 2। समझिएगा कि नहीं? तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें काफ़ी है, न्यूमेरिकल में भी यूज़ होगी है। नेक्स्ट अब है नेक्स्ट, सपोज मेरे को, अब मैं यहाँ से क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अगर मेरे को अरेंज करना है, से हमारे पास 18 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज है, ये ए है। बी मेरे पास है 5.85 ग्राम पर लीटर NaCl। सी है से 9.5 ग्राम पर लीटर MgCl2। इन तीनों सॉल्यूशंस को अरेंज करना है, से फर्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर में, सेकंड RLVP में, थर्ड डेल्टा टीवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, फोर्थ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, फिफ्थ अरेंज करना है मेरे को सपोज बॉइलिंग पॉइंट में, सिक्स्थ फ्रीजिंग पॉइंट में, सेवंथ वेपर प्रेशर में। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के अंदर सब कुछ कवर है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बोर्ड में क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर में अरेंज करना है तो पहले तो इनका कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। 18 ग्राम पर लीटर, 18 बाई 180 कर देंगे तो ये आ गया 0.1 मोलर। 5.85 ग्राम पर लीटर बाई 58.5 कर देंगे मोल्स पर लीटर में निकालने के लिए, तो 0.1 मोलर। तीसरा 9.5 ग्राम पर लीटर है, बाई 95 कर देंगे, इसका मास होता है 95 ग्राम को मोल्स में करने के लिए 0.1। तो तीनों का कंसंट्रेशन क्या आ गया, सेम। ध्यान रखना कई केसेस में सेम नहीं भी होता है, ये तो मेरे को क्वेश्चन का कंसेप्ट बताना है, इसलिए मैं तीनों को सेम मान के चल रहा हूँ, अदरवाइज मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब निकालेंगे P इक्वल टू, पहले पार्ट फर्स्ट पार्ट, P इक्वल टू ICRT। आई की वैल्यू कितनी होगी, ग्लूकोज की 1, NaCl की 2 और MgCl2 की आई की वैल्यू 3। इसकी ग्लूकोज की 1 क्योंकि ये तो टूटेगा नहीं, ये 2 में टूटेगा तो आई की वैल्यू 2, ये 3 में टूटेगा आई की वैल्यू 3। अब P जो ICRT है, अब C तो तीनों का क्या है सेम, RT तो कांस्टेंट हटा ही देंगे। अब C अगर अलग होता तो I इंटू C निकालता मैं, अभी तो C क्या सेम, तो C भी हट जाएगा, बचा क्या सिर्फ I। P इज प्रोपोर्शनल टू I, सही है। तो P इज प्रोपोर्शनल टू I आ गया। सेकंड पार्ट क्या है, I सबसे ज़्यादा किसका था, MgCl2 का, तो आंसर क्या आ जाएगा, पहले C फिर B फिर A, C और B फिर A। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, RLVP, P नॉट माइनस PS अपॉन में P नॉट इज इक्वल टू I एक्स सोल्यूट। एक्स सोल्यूट क्या होता है, प्रोपोर्शन टू मोलैलिटी, बताया हुआ प्रोपोर्शन टू मोलैलिटी होता है। मोलैलिटी प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ मोल्स, वही सेम चीज आ गई। मोलैलिटी यानी कंसंट्रेशन ही सेम, क्योंकि डेंसिटी देने रखी तो मोलैलिटी को क्या मानेंगे, सेम मानेंगे, तो ये भी आई की प्रोपोर्शन है, आंसर वही आएगा। सबसे ज्यादा सी का, फिर बी का, फिर ए का। सिंपल सी बात है, जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी कोलिगेटिव, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दे आर प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर मोल्स के प्रोपोर्शनल है तो सबसे ज्यादा आई देखेंगे, कंसंट्रेशन तो सबका सेम है ही। तीसरा क्या आया, डेल्टा टीबी, तीसरा डेल्टा टीबी, थर्ड ये वाला डेल्टा टीबी क्या है, आई के बी एम। के बी कॉन्स्टेंट, मोलैलिटी सबकी मोलर कॉन्स्टेंट है तो मोलर भी कॉन्स्टेंट मानेंगे, आई के प्रोपोर्शनल, तो आंसर इसका भी क्या आ जाएगा, सी बी ए। फोर्थ पॉइंट डेल्टा टी एफ, आई के एफ एम, ये भी सी बी ए। के एफ और एम कॉन्स्टेंट है क्योंकि एम इक्वल है, सी बी ए आ जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट, अब ध्यान देंगे फोर्थ पॉइंट से, चार बता दिए, चारों को चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, प्रोपोर्शनल टू आई आएंगे, और सी है ही कांस्टेंट क्योंकि सबका 0.1 मोलर है। अब फिफ्थ पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी क्या होता है, आई के बी एम। डेल्टा टीबी को टी सॉल्यूशन माइनस टी सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज टू आई के बी एम। तो टी क्या आ गया, टी नॉट प्लस आई के बी एम, आ गया कि नहीं। आई के, अब आई बढ़ेगा, के बी और एम तो कांस्टेंट, आई बढ़ेगा तो ये टर्म बढ़ेगी और पूरी टर्म भी क्या होगी, बढ़ेगी, इसलिए सेम आंसर सी बी ए। तो ये ध्यान रखना है। फिर सिक्स्थ पॉइंट डेल्टा टी एफ, ये इंपॉर्टेंट है सबसे, डेल्टा टी एफ आई के एफ एम, डेल्टा टी एफ आई के एफ एम। डेल्टा टी एफ क्या लिखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, आई के एफ एम। तो टी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, टी नॉट
माइनस आई के एफ एम, समझ गए कि नहीं। अब आई बढ़ेगा तो ये टर्म तो बढ़ेगी, नेट टर्म क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए इसमें आंसर क्या आ जाएगा, ए बी और फिर सी, उल्टा हो जाएगा आंसर में। और ऐसे ही वेपर प्रेशर में भी आंसर उल्टा हुआ, खुद निकाल के देखना, सही ना। तो सारी चीज़ें बढ़ती हैं आई के बढ़ने से, आई के बढ़ने से सारी चीज़ें बढ़ती हैं। दो चीज़ें कौन सी कम होती हैं, फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर। इसलिए ये दोनों भूलना नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर, इसलिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कंसंट्रेशन का भी रोल देखना। अभी तो मैंने कंसंट्रेशन सेम दिया हुआ है, कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा तो चेक कर लेना। एक बेसिक सा क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया है ना, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये जो डिस्कस किया अभी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन की फॉर्म जैसे वाई डॉक्टर एडवाइजेस patient suffering from high BP to take less common salt. Why doctor advises patients suffering from high BP blood pressure to take लेस NaCl, लेस कॉमन सॉल्ट। ये सबने सुना हुआ है, जिसको भी जिसका भी बीपी हाई होता है डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं टू टेक लेस अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट। सॉल्यूशन क्या है इसका, क्योंकि कॉमन सॉल्ट अगर इसने लिया, जो बॉडी के अंदर फ्लूइड्स होते हैं, उसके जो सॉल्यूट होता है, जो सॉल्यूट प्रेजेंट होता है बॉडी के फ्लूइड्स में, ब्लड वगैरह में, वो NaCl लेने से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं। जैसे ही हम NaCl लेंगे तो NaCl लेने से Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव आयंस मिलेंगे, तो ये बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स प्रेजेंट हैं उसका कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे। सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट by taking common salt, concentration of solute in the body fluids will increase. There will be retention of these solute in the body fluids. ये बढ़ जाएगा। जब कंसंट्रेशन बढ़ गया तो P क्या होता है, CRT। इसके इसमें तो I भी आ जाएगा क्योंकि NaCl का I2 होता है। तो जब ये बढ़ गया, कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो क्या होगा, जब कंसंट्रेशन बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, यानी ब्लड सेल्स विल बी मोर प्रेस्ड अप एंड बीपी विल बी रेज फर्दर। ब्लड सेल्स विल बी, नाउ ये पी बढ़ गया तो ब्लड सेल्स क्या होंगे, और ज़्यादा प्रेस होंगे, ब्लड सेल्स विल बी मोर प्रेस्ड अप एंड बीपी विल बी रेज फर्दर, बीपी और बढ़ जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब NaCl हम लेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द बॉडी फ्लूइड्स विल इंक्रीज, ये बढ़ जाएगा, विल इंक्रीज, ये इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड सेल्स और प्रेशर, कंसंट्रेशन बढ़ गया ना तो ये बढ़ जाएगा प्रेशर, ब्लड सेल्स और प्रेस होंगे और इसलिए बीपी बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखना। फिर कॉमन सॉल्ट जनरली हम ऐड करते हैं ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑफ एग्स। Common salt is generally added by boiling of eggs. Common salt is generally added while boiling of eggs. क्या आंसर आएगा इसका, अगेन कॉमन सॉल्ट NaCl है, NaCl टूटेगा Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव में, ये टूट जाएगा। तो इससे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, नमक डाला तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वाटर का बढ़ जाएगा। क्यों, डेल्टा TB है IKBM, T माइनस T0 इज टू IKBM, ये आ जाएगा। तो T इज टू क्या आ गया, T0 प्लस IKBM। तो इससे क्या होगा, कॉमन सॉल्ट डालने से I बढ़ गया, I बढ़ने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन बढ़ जाएगा तो वाटर जल्दी वेपराइज नहीं करेगा, वाटर रहेगा विच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर बॉइलिंग ऑफ एग्स। इसलिए हम कॉमन सॉल्ट डालते हैं जब ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑफ एग्स। एग को बॉईल करना है तो कॉमन सॉल्ट क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि उससे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बढ़ जाएगा और यही हमें चाहिए होता है प्रॉपर बॉइलिंग ऑफ एग्स के लिए। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर बॉइलिंग ऑफ एग्स। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है, कॉमन सॉल्ट इज यूज टू मेल्ट स्नो ऑन द रोड्स। ध्यान आ गया कि नहीं क्वेश्चन, ये अमेरिका वगैरह में जो टेम्परेचर लो होता है वहाँ पे हम जल्दी कॉमन सॉल्ट ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, ताकि स्नो जो है वो मेल्ट कर जाए। गवर्नमेंट स्पेशली स्प्रे करवाती है कॉमन सॉल्ट को रोड्स के ऊपर, बिकॉज दिस डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है लास्ट क्लास में, दिस डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इस वजह से, सही ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, मर्क्यूरिक आयोडाइड, ये खुद ट्राई करेंगे। मर्क्यूरिक आयोडाइड व्हेन एडेड टू
when added to potassium iodide, potassium iodide increases the vapor pressure, freezing point, but decreases the osmotic pressure. एक हिंट तो सबको मिल गया होगा, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, आई की वैल्यू कम हुई होगी, आई की वैल्यू क्या हुई होगी, कम हुई होगी। बहुत सिंपल सा है आंसर ये, एच जी आई टू प्लस के आई, क्या आया, के टू एच जी आई फोर, आई की वैल्यू कितनी हो गई इधर, टू के प्लस एच जी आई फोर, टू नेगेटिव। जब मर्क्यूरिक आयोडाइड हमने ऐड किया पोटेशियम आयोडाइड के अंदर, आई की वैल्यू कितनी आ गई, टू प्लस वन, थ्री आ गई। पहले कितनी थी आई की वैल्यू, टू के आई था ना, ये टू के प्लस टू आई नेगेटिव, आई की वैल्यू कितनी थी, फोर थी। जे एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन, पहले फोर वैल्यू थी अब थ्री हो गई है, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर बढ़ जाएंगे और बाकी सारी टर्म्स कम होंगी, सही ना। आई के कम होने से फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाती है, बाकी सारी टर्म्स कम हो जाती हैं, क्योंकि बैलेंस करेंगे तो टू के आई आएगा ना, तो चार वैल्यू है आई की, इधर कितनी वैल्यू आई यार, तीन आई वैल्यू, इसलिए ऐसा हुआ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसका जो हमने डिस्कस किया अभी। नेक्स्ट कौन करेंगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, जैसे डेल्टा टी एफ दे रखा 0.1 मोलर सॉल्यूशन एसिटिक एसिड का, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड का है बेंजीन के अंदर 0.256, 0.1 मोलर सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड की है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो डिप्रेशन आया है, इसका जो क्या कहते हैं, 0.1 मोलर सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड की इन बेंजीन हैज डेल्टा टी एफ इक्वल टू 0.256, डेल्टा टी एफ दे रखा 0.256, सही है। और इसमें के एफ दे रखा बेंजीन का 5.12, सपोज के एफ फॉर बेंजीन इज 5.12, के एफ किसका, सॉल्वेंट क्या है बेंजीन, तो के एफ बेंजीन का कितना 5.12। व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट एसिटिक एसिड in benzene, about molecular mass of acetic acid in benzene, what conclusion can be drawn about molecular mass of acetic acid in benzene। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ध्यान देना इसमें। दो बुक्स में डिफरेंट तरीके से क्या होता है, मैं एक ही तरीके से करूंगा, डेल्टा टी एफ लगाएंगे आई के एफ एम, डेल्टा टी एफ लगाएंगे आई के एफ एम, डेल्टा टी एफ लगाया आई के एफ एम, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना है 0.256, आई की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, के एफ इसका 5.12, मोलैलिटी कितनी है 0.1, तो यहाँ से आई आ गया हाफ, आई हाफ का मतलब क्या है, एसोसिएशन की डिस्ट्रीब्यूशन, आई इज लेस देन वन, सो एसोसिएशन। और अब इसका मास निकाल लेंगे, आई की जगह क्या पुट कर देंगे, एम सी बाई एम ओ इक्वल टू हाफ, दिस इम्प्लाइज एम ओ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम सी, हो गया ना 120। वो दिख ही रहा है एसिटिक एसिड है बेंजीन के अंदर, तो हमेशा एसोसिएशन ही होगा, 2 इंटू 60 120, दैट मीन्स एसिटिक एसिड फॉर्म्स डाइमर इन बेंजीन, दैट मीन्स एसिटिक एसिड फॉर्म्स डाइमर इन बेंजीन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक्स में डिफरेंट तरीके से क्या होता है, जैसे एक डेल्टा टी एफ दे रखा है हमें, एक हम निकालेंगे कैलकुलेट करके, कैसे, आई के बिना यूज किए, के एफ इंटू एम करेंगे, दो डेल्टा टी एफ आ गए, अब फॉर्मूला लगाएंगे आई का, ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, उससे निकालेंगे आई, उससे अच्छा कि डायरेक्ट निकाल लो इस तरीके से, समझिएगा कि नहीं है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें मैं एसिटिक एसिड का के बारे में बताना था कि बेंजीन के अंदर उसका क्या होगा, बेंजीन में हमें पहले से ही पता क्या होता है, एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 0.5 ग्राम सॉल्यूशन है KCl की, KCl 0.5 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ KCl is dissolved in 100 ग्राम वाटर, 0.5 ग्राम of KCl dissolved in 100 ग्राम of water froze at -0.24 डिग्री सेल्सियस। 0.5 ग्राम of KCl dissolved in 100 ग्राम of water
में डिजॉल्व किया तो फ्रोज एट -0.24 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें निकालना है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ KCl। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ KCl क्या होगा? 0.5 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ KCl dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर फ्रोज एट -0.24 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ KCl और KF की वैल्यू पता है ये वाटर की कितनी होती है 1.86। तो सॉल्यूशन क्या आएगा इसमें? डेल्टा TF लगाएंगे यहाँ पे IKFM। डेल्टा TF कितना है? सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट IKFM। T नॉट की वैल्यू 0 माइनस 0.24 IKF 1.86। मोलरिटी ध्यान देंगे 0.5 ग्राम डिवाइड बाय KCl का मास 74.5, इसका 39, इसका 35.5, 100 ग्राम वाटर इंटू 1000। समझ में कि नहीं? तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? आई की वैल्यू निकलेगी और सबको पता है कि आई की वैल्यू कितनी आएगी 2 के आसपास। सपोज वैल्यू आई 1.92, सॉल्व करेंगे शायद यही आएगी वैल्यू 1.92। अब निकालना है आई आ गया वेक्टर वेक्टर, इससे निकालना है परसेंटेज डिसोसिएशन। क्या निकालना है? परसेंटेज डिसोसिएशन। परसेंटेज समझ आ गया कि नहीं है? डेल्टा टी लगाया IKFM सीधा। अब परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना, आई आ गया 1.92, ये तो मैंने सिखाया हुआ है। KCl टूटेगा K प्लस Cl नेगेटिव में, तो 1 0 0, 1 में से अल्फा गया बनेगा अल्फा अल्फा। आई क्या आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल, 1 प्लस अल्फा 1.92 इज टू 1 प्लस अल्फा और इम्प्लाइज अल्फा इज टू 0.92 यानी 92%। देखा, इसमें एग्जैक्ट निकालना होता है 2 डेसिमल प्लेसेस 3 डेसिमल प्लेसेस तक ट्राई करना। और अगर नहीं ये क्वेश्चन हम नहीं भी बनाते तो भी मैंने आपको बताया था आई जब निकल गया आपका तो क्या रखेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। एन की वैल्यू कितनी होगी KCl के लिए 2, 2 आंसर मिलेंगे तो सीधा आ गया 1 प्लस 2 अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस अल्फा आ गया 0.92 डायरेक्ट बिना इक्वेशन लिखे। लेकिन कंसेप्ट क्लियर होगा अगर ऐसे लिखेंगे तो। समझ आई बात नहीं है? तो ये KCl डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट नोट करेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, सपोज 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड CCH5COH is dissolved in 25 gram of benzene and showed a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin. Calculate percentage association of benzoic acid in benzene, है ना। और KF बेंजीन का पता ही है कितना होता है, इसमें KF लेना है बेंजीन का। KF फॉर बेंजीन इज वही 5 के आसपास 4.9 केल्विन पर मोलर। ये KF की वैल्यू बेंजीन के लिए, बेंजीन सॉल्वेंट है ना तो बेंजीन की वैल्यू देंगे। तो अब पहले डेल्टा TF इंटू IKFM लगाएंगे पूरा फॉर्मूला, इससे क्या निकाल लेंगे आई की वैल्यू। डेल्टा TF कितना है 1.62 IKF और आई की वैल्यू लेस देन 1 आएगी क्योंकि परसेंटेज एसोसिएशन निकालना है। KF 4.9, मोलरिटी 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड का मास 78 प्लस 12 90 प्लस 32 122, मास निकाल लेंगे 122, गलती मत करना इसमें 2 बाई 122। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 25 इंटू 1000, तो यहाँ से आ जाएगा आई की वैल्यू और आई की वैल्यू क्या आएगी लेस देन 1.5 से हल्की सी ज़्यादा आएगी, कम नहीं आएगी इसमें। जैसे NaCl के लिए आई की वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम आती है, इसमें ज़्यादा आती है। सपोज वैल्यू आ गई 0.504, ये शायद एग्जैक्ट वैल्यू है 0.50, इसमें इसलिए मैंने बोला कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। सपोज आई की वैल्यू आ गई 0.504, तो अब इसमें आई की वैल्यू आ गई 0.504, तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, ये पूरा सेम फॉर्मूला लगाया, आई की वैल्यू 0.504 निकाल ली। अब इसमें परसेंटेज क्या निकालना है एसोसिएशन। मैं चाहूँ तो आई की वैल्यू निकालने के बाद डायरेक्ट लगा सकता हूँ आई टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, बताया था ना आई में 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, और डाइमर बनेगा, डाइमर खुद मेंशन नहीं किया तो क्या बनाना डाइमर, तो सीधा 1/2 अल्फा बाय 2 लिखूंगा और आई की वैल्यू 0.504, इससे अल्फा निकाल लूंगा। नहीं तो कंसेप्ट क्या कहता है, हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ बेंजोइक एसिड
या बेंजोइक एसिड को ए मान लेना, ट्वाइस ऑफ ए गिव्स A2, बेंजोइक एसिड का होल ट्वाइस, ये मान लेंगे। अब इसमें 1 माइनस अल्फा और ये अल्फा बाई 2 आ गई ना वही चीज़। तो आई कितना है 0.504, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, ये तो 0.5 के बहुत क्लोज है, तो अल्फा निकालोगे ना तो यहाँ से आएगा 0.992, यानी 99.2% एसोसिएशन, ऑलमोस्ट पूरा एसोसिएट हो गया है इसके अंदर, बेंजीन के अंदर। और ये डायरेक्ट भी तरीका समझ आ गया। आई निकालते ही क्या लिखेंगे, अगर डिसोसिएशन है तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, अगर एसोसिएशन है तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, डायमर ही बनता है हमेशा, तो अल्फा बाई 2, अगर ट्राइमर बनता है तो अल्फा बाई 3। तो ये आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। Suppose 19.5 gram of fluoroacetic acid is dissolved in 500 gram of water, which showed delta TF is equal to 1 Kelvin, या 1 डिग्री सेल्सियस लिख दो, यहाँ लिख देते हैं, which showed delta TF is equal to 1 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब ये निकालना, और KF वाटर का हमें पता ही कितना होता है 1.86, KF फॉर वाटर इज 1.86, ये पता है हमें, 500 ग्राम पानी के अंदर रिजॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन है ना। अब एसिटिक एसिड, फ्लोरोएस्टिक एसिड है, इसको रिजॉल्व किया, सॉल्यूशन। मान लो क्लोरोएस्टिक एसिड होता तो आई की वैल्यू किससे ज़्यादा होगी, फ्लोरो वाले के लिए, क्योंकि ये अच्छा एसिड है, ये ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एफ का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा, तो अच्छा एसिड है, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसलिए इसकी आई की वैल्यू ज़्यादा आएगी। ये फ्लोरोएस्टिक एसिड, ये टूटा CH2F CO नेगेटिव प्लस H प्लस में। पहले तो आई निकाल लेंगे, ध्यान देंगे, आई डेल्टा TF टू आई के FM, डेल्टा TF कितना है 1 डिग्री सेल्सियस, क्या लेंगे 1 लेंगे कि 274, 1 लेंगे, क्योंकि ये डिफरेंस है, डिफरेंस इन सेम वेदर इन केल्विन और इन डिग्री सेल्सियस, तो 1 ही लेंगे। ध्यान रखना चीज़ का, ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, 1 डिग्री सेल्सियस को 1 केल्विन नहीं, 1 केल्विन मान सकते हैं, 274 केल्विन मत कर देना, क्योंकि डिफरेंस है, डिफरेंस इज सेम वेदर इन डिग्री सेल्सियस और इन केल्विन। आई KF 1.86, मोलैलिटी निकाल लेंगे इसकी 19.5, मैं अलग से भी निकाल देता हूँ मोलैलिटी यहाँ पे इसकी 19.5, मास इसका 59 प्लस 90 78 इंटू 500 इंटू 1000 इंटू 1000, तो ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है 19.5 4 द 500 से 1000 2 द, तो 2.5 आ गई मोलैलिटी। ये याद रखना मोलैलिटी कितनी आई 0.5, अलग से निकाल के दिखानी भी होती है, 0.5 आ गई। तो डेल्टा TF लो, ये मोलैलिटी निकाली 19.5, मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, सॉल्वेंट का मास इंटू 1000, तो ये मैं लिख रहा हूँ सीधा 0.5, ये मोलैलिटी 0.5 आ गई, 1.93, आई आ गया 1/0.93। ये सॉल्व करना, एग्जैक्ट निकालना 1.07 के आसपास आ गया सपोज, ये एग्जैक्ट निकालना NCERT का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा NCERT का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बोर्ड के पेपर में भी आया था 2020 में। तो 1.07 आ गया, आई आ गया 1.07। अब यहाँ से आई आ गया तो उसको क्या लिख देंगे, 2 में टूटा है, आई क्या आएगा 1 प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, एन कितना लेंगे 2, 1 प्लस अल्फा आ जाएगा सीधा। तो ये 1 में से अल्फा गया 1 0 0, फिर 1 में से अल्फा गया, बनेगा अल्फा अल्फा, आई आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल, आई आ गया यहाँ से, ये आया हमारा आई था 1.07 था आई, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा आ गया 7%, या 0.07 आ गया, पहले 0.07 इज इक्वल टू 7%, अल्फा आ गया ना। अब वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, तो के क्या आता है इसके लिए C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, ध्यान है कि नहीं, ये C अल्फा स्क्वायर वीक एसिड है ना ये, तो के क्या आता है इसके लिए C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ध्यान रखना, इसके लिए C मैंने कंसीडर किया नहीं था, आई निकालते हैं तो C कंसीडर करो चाहे मत करो,
करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे सी माइनस सी अल्फा लिखेंगे, सी अल्फा लिखेंगे, सी अल्फा लिखेंगे, फिर डिवाइड बाई सी से करेंगे तो सारे सी कैंसिल हो जाएंगे और आंसर वही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में लेकिन के लिखेंगे तो सी अल्फा आएगा। कैसे आया? सेम वही चीज़ जो हमने 11th में ऑस्टो डाइल्यूशन लॉ पढ़ा था। क्या लिखेंगे? सी माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। तो के क्या आएगा? के क्या आएगा? सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी इंटू वन माइनस अल्फा, सी से सी कैंसिल, सी अल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस अल्फा, वही लिखा मैंने यहाँ पे। और वन माइनस अल्फा नेग्लिजिबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब ये 7% है, लेस देन 5% होता है तो ही नेगलेक्ट करते हैं। सी क्या ले लेंगे? जो मोलर, मैंने बोला था बड़े न्यूमेरिकल्स आते हैं तो मोलरिटी को सेम मानते हैं। मोलरिटी कितनी आई थी? मोलरिटी कितनी आई थी यहाँ पे? 0.5, तो 0.5। अल्फा कितना है? 0.07 का स्क्वायर बाय 1 माइनस 0.07। सॉल्व करेंगे तो इससे डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा एसिड का। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंट ऑफ द एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 3 मार्क्स में आएगा बोर्ड में। नेक्स्ट लिख लेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इसके अंदर, बहुत सारे। हमने भी मतलब हार्डली बेसिक न्यूमेरिकल्स किए हैं, हार्डली 20% न्यूमेरिकल किए हैं इसमें, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं इसके अंदर। तो उसमें जितना प्रैक्टिस करें उतना कम है इस चैप्टर में। तो मैंने क्योंकि मूल का चैप्टर कराया हुआ था इसलिए हमारा चैप्टर जल्दी खत्म हो रहा है, नहीं तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है। न्यूमेरिकल्स हमने नहीं किए हैं, जो कि मूल का चैप्टर में करा रखे हैं न्यूमेरिकल्स मैंने। जैसे अगर मैं बोलूँ डेसीमोलर solution of potassium ferrocyanide. Potassium ferrocyanide is 50% dissociated at 300 Kelvin. Calculate osmotic pressure. तो 50% ये डेसीमोलर सॉल्यूशन है, 50% डिसोसिएट हुई है। K4 FeCN6 है, ये टूटा 4K प्लस FeCN6 4 नेगेटिव, 1 में से अल्फा गया 4 अल्फा अल्फा, आई कितना आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 प्लस 4 अल्फा आ गया, 1 प्लस 4 इंटू 0.5, 50% डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ना, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 3, बस आई 3 आ गया। पी इक्वल टू आई सी आर टी, आई कितना है 3, सी कितना है डेसीमोलर मतलब 0.1 मोलर, आर 0.0821 और टी 300 एटमॉस्फेयर में। आंसर सॉल्व कर लेना इसको। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, टफ नहीं क्वेश्चन, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। डेसीमोलर यानी 0.1 मोलर, सेमी मोलर यानी 0.5 मोलर, सेंटीमोलर मतलब 0.01 मोलर, ऐसे पता होना चाहिए सारी टर्म्स। नेक्स्ट देखेंगे सपोज 300 ग्राम वाटर है, 300 ग्राम वाटर containing 31 ग्राम ऑफ glycol is cooled to 300 ग्राम of water containing 31 ग्राम glycol is cooled to say minus 9.3 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट मास ऑफ आइस सेपरेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है, मतलब समझना है इसका। मास ऑफ के एफ वाटर की वैल्यू पता ही है 1.86 होती है केल्विन पर मोलर। ये सोचेंगे कैसे करना है, बहुत सिंपल था क्वेश्चन। डेल्टा टी एफ जो टू आई के एफ एम लगाएंगे, ये वेंडर फैक्टर का नहीं है क्वेश्चन। के एफ ग्लाइकोल तो टूटता नहीं है, ग्लाइकोल इलेक्ट्रोलाइट थोड़ी है, तो आई की वैल्यू 1 लेंगे, अगर लगा भी दोगे तो आई की वैल्यू क्या लेंगे 1 लेंगे इसके। डेल्टा टी एफ कितना है इसका टी नॉट माइनस टी के एफ इंटू एम। टी नॉट कितना 0 माइनस माइनस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना 9.3 नेगेटिव में, के एफ 1.86 इंटू एक्स ग्राम सोल्यूट है, सोल्यूट 31 ग्राम है। ग्लाइकोल का मास, ग्लाइकोल होता है CH2OH 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 होल पाई 62 मास होता है इसका 62। क्या मास है इसका 62, 31/62। सॉल्वेंट का मास निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि ये सॉल्वेंट नहीं लेंगे इसमें से तो कुछ आइस बन जाएगी ना, इसलिए मास सॉल्वेंट निकालेंगे इन 2000।
तो यहाँ से आ जाएगा 9.3 है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा यहाँ से 31 टू द, ये 9.3 है, तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, सपोज मैं कर देता हूँ उसको 18.6, तो 2 से चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 100 ग्राम आ गया, 100 ग्राम आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट बचा 100 ग्राम, पहले कितना था 300 ग्राम, तो आइस कितने की बन गई है, मास ऑफ आइस सेपरेटेड 300 माइनस 100, 200 ग्राम, समझ में कितनी है, 300 ग्राम था, कूल किया -9.3 डिग्री सेल्सियस तक, तो कुछ तो आइस बन जाएगी, आइस तो सॉल्वेंट कितना बचा है वो निकाल लिया, सॉल्वेंट कितना बचा वो निकाल लिया, बचा कितना 100 ग्राम, तो आइस कितने की बन गई होगी, 300 में से 100 को माइनस कर देंगे, 200 ग्राम की आइस बन गई है, 200 ग्राम की क्या बन गई, आइस बन गई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। चलो इतने बेसिक क्वेश्चन करा दिए, इतना ट्राई करना है, ढंग से करने सारे न्यूमेरिकल्स, बेसिक दे दिया है, जितना न्यूमेरिकल करोगे कम से कम 70-80 न्यूमेरिकल और करने हैं, मैंने बिल्कुल बेसिक हिंट दिए हैं कि कैसे करना है न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिस करेंगे तो ये चैप्टर हो जाएगा। ओके थैंक्स।